हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो यहाँ पे हम बीजांड की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि दोस्तों हम बात करें बीजांड या ओव्यूल्स की, तो सबसे पहले तो हमको इसकी बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो बीजांड होते हैं ये स्थित कहाँ होते हैं, इनके स्थित होने के क्रम को हम कहते क्या हैं, और एक बीजांड जो होता है वो अंडाशय के अंदर कितने बीजांड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना है कि देखिए जो बीजांड होते हैं ये किसके अंदर उपस्थित होते हैं, तो ये अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं। किसके अंदर स्थित होते हैं, तो यह बीजांड जो होते हैं ये अंडाशय या ओवरी के अंदर उपस्थित होते हैं तथा एक अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। यानी पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है कि एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड रहेगा, एक अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड भी उपस्थित हो सकते हैं। अब देखिए, जो अंडाशय के अंदर बीजांड व्यवस्थित होते हैं यानी अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं इनके व्यवस्थित होने का जो क्रम होता है, यानी अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, बीजांडान्यास कहलाती है, यानी प्लेसेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, बीजांडान्यास कहलाती है। वहीं यदि हम बात करें बीजांड की, तो बीजांड जो होता है दोस्तों वो अंडाकार व श्वेत संरचना होती है तथा अंडाशय में जो बीजांड होते हैं ये एक गद्दीनुमा संरचना के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यानी बीजांड जिस गद्दीनुमा संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अब देखिए, यहां पे हम बीजांड की संरचना देखेंगे और बीजांड की संरचना के साथ ही साथ प्रमुख भागों को भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक जो बीजांड की पूरी संरचना है, इस बीजांड की संरचना में क्या होता है, एक प्रवेश द्वार होता है, यानी यहां पे हम इसको बीजांड द्वार कहते हैं। क्योंकि ये प्रवेश द्वार किसका होता है, बीजांड के अंदर का, तो बीजांड द्वार हो गया ये, इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके बाद ये वाला भाग जो होता है बाह्य अध्यावरण कहलाता है। इसके अंदर वाला अध्यावरण जो होता है ये आंतरिक अध्यावरण कहलाता है। इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जो कि गोलाकार संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोशिका, इसको हम एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीजांड का व्रंत वाला भाग जो होता है इसको हम बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहते हैं। अब ये वाला भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम के बाद ये जो स्टैंड रूपी संरचना दिख रही है इसको हम संवहन रज्जु या वेस्कुलर स्टैंड कहते हैं। वहीं इसके बाद ऊपर की ये जो संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, संधि रेखा या रफ कहते हैं। वहीं इसके ऊपर ये जो संरचना आपको डैश डैश करके यहाँ पे आपको बूंदों के रूप में जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम बीजांड का या न्यूसेलस कहते हैं। वहीं सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, निभाग या चलाजा कहलाता है। अब चलिए यहाँ पे हम मुख्य रूप से कई सारी जो बीजांड के प्रमुख भाग हैं उनको क्रमशः एक एक करके समझते हैं कि बीजांड द्वार क्या होता है, और ऐसे ही क्रम से सभी भागों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, बीजांड के जो प्रमुख भाग हैं उनमें पहला है बीजांड व्रंत, या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल्स। तो बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल्स की यदि हम बात करते हैं तो यह बीजांड का व्रंत होता है यानी डंठल होता है। तो चूंकि यह बीजांड का व्रंत है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। उसी प्रकार कोई भी चीज यदि कोई भी व्रंत यदि पुष्प का व्रंत है तो उसको हम पुष्प व्रंत बोलते हैं, यदि वो पत्ती का व्रंत है तो उसको हम पर्ण व्रंत बोलते हैं। तो इन चीजों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि यदि ये बीजांड का व्रंत है तो इसको हम बीजांड व्रंत बोलेंगे, यदि ये पत्ती का व्रंत है तो उसको हम पर्ण व्रंत बोलेंगे, और यदि ये पुष्प का व्रंत है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुष्प व्रंत बोलेंगे। तो यहां पे चूंकि ये बीजांड का व्रंत या डंठल होता है जिसके द्वारा बीजांड अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो ये बीजांड व्रंत होता है। पहला भाग कौन सा है, बीजांड व्रंत होता है जो कि डंठल वाला भाग होता है, जिसके द्वारा बीजांड जो है वो प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग है संवहन रज्जु या वेस्कुलर स्टैंड कहते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं बीजांड व्रंत की संरचना यहाँ पे। तो बीजांड की संरचना में आप ये देख सकते हो, ये बीजांड का जो सबसे व्रंत यानी नीचे वाला जो डंठल वाला भाग होता है, व्रंत होता है, ये क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत कहलाता है। और ये आगे चल के किससे जुड़ा होता है, अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ जाता है आगे चल के। अब देखिए, दूसरा भाग है संवहन रज्जु या वेस्कुलर स्टैंड। देखिए, अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए बीजांड व्रंत में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम संवहन रज्जु कहते हैं, या हम इसको वेस्कुलर स्टैंड कहते हैं।
अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो मोटी संरचना है इसको ही हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर स्टैंड या संवहन रज्जु कहते हैं। और यही संवहन रज्जु जो है एक संरचना होती है जो कि आगे चल के अपरा से पोषण प्राप्त करने का कार्य करती है। यानी अपरा से जो पोषण प्राप्त करती है वो कौन सी संरचना प्राप्त करती है, संवहन रज्जु या वैस्कुलर स्टैंड के माध्यम से इनको पोषण प्राप्त होता है। अगला भाग है संधि रेखा या उभार, या इसको हम रफ कहते हैं, रफी कहते हैं। तो देखिए इसको जो रफ है, ये संधि रेखा या उभार की यदि हम बात करें तो यह नाभिका से भी ऊपर की ओर बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि है, अतः यह एक अनुलंब उभार होता है। तो देखिए यदि हम संधि रेखा या उभार की यदि हम बात करते हैं तो आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाली जो संरचना होती है, ये वाली, अब देखिए ये वाली चूंकि संरचना क्या कहलाती है, ये नाभिका कहलाती है या हाइलम कहलाती है। अब ये नाभिका से ऊपर की भी बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि है। अब चूंकि देखिए ये तो बीजांड का ग्रंथ होता है, यानी बीजांड ग्रंथ, और बीजांड ग्रंथ जो है ये बीजांड का चूंकि मुख्य शरीर है, तो बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड से जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम नाभिका कहते हैं। तो नाभिका से भी ऊपर बीजांड ग्रंथ का, यानी नाभिका के भी ऊपर बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि है। नाभिका से ऊपर ये जो बीजांड ग्रंथ का भाग है उसकी अतिवृद्धि हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि रेखा या रफ कहते हैं या उभार कहते हैं। अब चलिए इसके बाद अगली संरचना है नाभिका या हाइलम। तो नाभिका या हाइलम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए बीजांड या ओव्यूल्स का वह भाग, या हम ये कह सकते हैं कि बीजांड का जो मुख्य बॉडी होता है, यानी बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ के जिस क्षेत्र या भाग बिंदु से जुड़ा रहता है उसे ही हम नाभिका कहते हैं। अब देखिए यहां पर नाभिका क्या कहता है कि जो हाइलम या नाभिका होती है, देखिए हाइलम को ही हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। अब क्या कहता है कि जो बीजांड का मुख्य शरीर, चूंकि ये यहां से लेकर के ये पूरा भाग क्या है, बीजांड ग्रंथ है, और ये जो है ये बीजांड ग्रंथ की ही अतिवृद्धि हुई है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा, ये जो बीजांड का पूरा भाग है, तो ये पूरा का पूरा बीजांड का जो मुख्य भाग है यह बीजांड ग्रंथ के, यानी जिस भाग से मिलता है, ये तो बीजांड का मुख्य भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का भाग ये बीजांड का मुख्य भाग है। और ये बीजांड ग्रंथ से जिस बिंदु पर मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइलम या नाभिका कहते हैं। यानी जो बीजांड होता है यह बीजांड ग्रंथ के जिस बिंदु या भाग में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम या नाभिका कहते हैं। अब अगला भाग है बीजांड द्वार, या इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की यदि हम बात करते हैं तो यह बीजांड का प्रवेश द्वार है, यानी बीजांड का प्रवेश द्वार यहीं से है, तथा पराग नलिका का प्रवेश यहीं से होता है। और जो पराग नलिका या पोलन ट्यूब आती है वो कहां से होकर के इंटर होती है बीजांड के अंदर, तो बीजांड द्वार से ही होकर के अंदर जाती है, और फिर वहां जाकर के ये भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक से मिलती है। यानी मुख्य रूप से जो कोई भी पर्टिकुलर बाहर से चीजें आएगी उसका जो द्वार होता है वो बीजांड द्वार होता है। जैसे कि पोलन ट्यूब जो कि पराग नलिका होती है वो कहां से होकर के प्रवेश करती है, तो वह बीजांड द्वार के सिरे से ही प्रवेश करती है। तो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार जो होता है यह बीजांड का द्वार होता है जहां से पराग नलिका इंटर होती है या प्रवेश करती है। अगला भाग है निभाग या चलाजा। अगला भाग कौन सा है, निभाग या चलाजा। आप यहां पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहां पे जो खाली भाग होता है इसके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है, यानी यहां से कोई भी चीज यदि आती है तो ये आसानी से यहां से इंटर हो सकती है। तो पराग नलिका भी चूंकि इसी मार्ग से आती है और ये होकर के कहां, बीजांड द्वार से होकर के क्या हो जाती है, इंटर हो जाती है भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब इसके बाद अगला भाग है निभाग या चलाजा। चलाजा की यदि हम बात करते हैं तो देखिए बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर, यानी जिस सिरे पर बीजांड द्वार है उसके उल्टे सिरे पर उपस्थित बीजांड काय ऊतक और अध्यावरण के बीच पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है, निभाग कहलाती है। क्या कहलाती है, निभाग या चलाजा कहलाती है। अब यहां पे आपको समझना है कि चूंकि बीजांड द्वार तो इस सिरे पर है, यानी इधर साइड है। अब देखिए बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर, यानी इस सिरे पर बीजांड द्वार है तो इसके उल्टे सिरे पर यानी ऊपर साइड, तो ऊपर साइड जो संरचना होती है ये आप देख सकते हो, ये संरचना क्या कहलाती है, निभाग या चलाजा कहलाती है। तो ये कहां कहां पे स्थित होती है निभाग या चलाजा, तो देखिए ये जो अध्यावरण है ये तो हो गया हमारा बाह्य अध्यावरण, ये हो गया हमारा आंतरिक अध्यावरण और बीजांड काय ऊतक। तो ये जो बीजांड काय है और अध्यावरण, इन दोनों के जंक्शन पे, यानी ये जो बीजांड काय है और अध्यावरण ये जहां पे आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने का जो स्थान होता है ये निभाग या चलाजा कहलाता है।
अब अगली संरचना है अध्यावरण या इंटेगुमेंट। तो अध्यावरण की यदि हम बात करते हैं तो यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है और बीजांड में एक से अधिक भी अध्यावरण उपस्थित हो सकते हैं। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है कि बीजांड के अंदर केवल एक ही अध्यावरण होगा। बीजांड के अंदर या तो अध्यावरण अनुपस्थित भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी अध्यावरण पाए जा सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यदि हम अध्यावरण की बात करते हैं तो यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। देखिए यह बाहरी अध्यावरण होता है, बाहरी भाग होता है अध्यावरण का, इसलिए इसको हम बाहरी या हम इसको क्या कहते हैं, आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। वही ये इनर इंटेगुमेंट या आंतरिक अध्यावरण है। अब ये जो दोनों अध्यावरण है, एक ये और एक ये दोनों अध्यावरण क्या करते हैं, ये जो मुख्य रूप से बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, जो भ्रूण कोश होता है, जो कि मादा युग्मक होता है, इनको मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण का, यानी आउटर इंटेगुमेंट का और इनर इंटेगुमेंट का। तो मुख्य रूप से इनका दोनों का कार्य क्या होता है कि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिदिका को सुरक्षा प्रदान करना। तो यहां पे आपको अध्यावरण या इंटेगुमेंट भी समझ में आ गया होगा। और आखिरी भाग है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिदी, तो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो देखिए भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की यदि हम बात करते हैं तो यह बीजांड काय में धसी संरचना होती है और मादा युग्मक का विकास जो होता है वो भी भ्रूण कोश के अंदर ही होता है। यानी यह बीजांड काय में धसी संरचना होती है और मादा युग्मक का विकास भी भ्रूण कोश के अंदर ही होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये तो पूरा हमारा बीजांड काय है और इस बीजांड काय के अंदर ही ये जो धसी संरचना होती है, गोलाकार संरचना या अंडाकार संरचना इसको आप कह सकते हो, जिसको कि हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसी के अंदर जो है अंडकोश का या मादा युग्मक का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना में हमको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।